हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है और उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपके नीट बायोलॉजी में 330, 340 या 350 तक स्कोर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके अभी भी मार्क्स 200, 250, 270 तक आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर बायोलॉजी में आपके 200, 250 ही आ रहे हैं ना तो भाई मुश्किल है सिलेक्शन होना। तो अभी भी बचे हुए दिनों में आप अपना 1 साल बचा सकते हैं बायोलॉजी से। अगर बायोलॉजी में 340 प्लस कर लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो बायोलॉजी में 200, 250, 270 से 340 पे जाना पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई साहब बचे हुए 15 दिन में, जितने भी 10-15 दिन आपके पास बचे 15 दिन में क्या तुम 0 से 340 स्कोर कर सकते हो, तो देखो भाई ये है झूठी उम्मीद दे देना। क्या ये होती है झूठी उम्मीद दे देना कि 0 से तुम 340 क्रॉस कर दोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। 0 से 340 प्लस तुम 15 दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस इतना भी आसान नहीं है बायोलॉजी का, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ ना तुम्हें कि तुम 200, 250 से 340, 350, इवन 360 भी ला सकते हो, मैं कहूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि 200, 250 वाले वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं टेस्ट में। तो कैसे उनको वापस रिवीजन कैसा करना चाहिए, ऐसे कौन से चैप्टर है जिन पर उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और एक एक चैप्टर को कैसे उनको में सेट करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम चैप्टर वाइज प्लान। जैसे कि ऐसे समझो, मान लो कि जेनेटिक्स 1 है। कौन सा जेनेटिक्स 1? कौन सा वाला? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है भाई, जेनेटिक्स है। अब इससे मान लो 6 से 7 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आपको 6 से ऐसा क्या करो तुम जेनेटिक्स 1 में कि तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। ऐसे कौन से आप टॉपिक पढ़ो जिससे जेनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाए। तो ऐसे करके अपन 32 चैप्टर्स को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी तुम्हारी होनी चाहिए उनको पढ़ने की, उनको रिवीजन करने की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, जो मैं बताऊं उसको आप बढ़िया तरीके से फॉलो करो। मैं गारंटी ले रहा हूँ 4 मई के बाद अपन मिलेंगे उन्हीं टॉपिक के साथ में जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप अपने मार्क्स 100% इंक्रीज करने वाले हो इस टेक्निक के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन मुद्दे की बात को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाना है ऐसे चैप्टर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर को आपको उठाना है। जैसे कि मैं बात करूँ, बायोटेक्नोलॉजी हो गई या जेनेटिक्स हो गई, ठीक है, जेनेटिक्स हो गई है ना, बायोटेक हो गई, इन चैप्टर्स को उठाना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक है एनसीईआरटी के जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, या ऐसे टॉपिक पे भिड़े रहते हैं, टफ से टफ टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन भी ना आते, और 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कभी कभी तो 1-1, 2-2 दिन तक वो अपना ख़राब कर लेते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन एक एक चैप्टर्स में से एक एक टॉपिक के बारे में अपन बात करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी और बाकी जो 32 चैप्टर है इनमें से कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको करना कैसे है, एनसीईआरटी कैसे रीड करना है, इसके बाद में पीवाईक्यू कौन से सॉल्व करना है, इसके बाद में टेस्ट कितने देने हैं, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स उठा लेना है, ठीक है। जेनेटिक्स में किन टॉपिक पर आप कमांड बनाओगे उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो ये रहे मेरे पास चैप्टर वाइज टॉपिक्स, क्या चैप्टर वाइज टॉपिक जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टॉपिक जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपको उठाना यही चैप्टर है, ठीक है। या तो आप प्रिंसिपल वाला उठा लो या तो आप मॉलिक्यूलर वाला उठा लो। तो मॉलिक्यूलर में आपको क्या पढ़ना है, द डीएनए में से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से क्वेश्चन आया है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक ऑपरन इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है सन डुबा सिटी में जो आप कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आसान है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको करके जाना है। तो आपको क्या करना है, इन जो टॉपिक मैंने बताया है चैप्टर देखो पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि 340, 350, 360 आपको स्कोर करना है। इसके कम मार्क्स में आपका काम बनने वाला नहीं है, तो आपको पूरा
टॉपिक पूरा चैप्टर ही बढ़िया तरीके से करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फोकस इन पर मेनली रखना है। ऐसा ना हो कि आप इन टॉपिक को कम से कम छोड़ तो नहीं रहो, क्या ये टॉपिक आपकी वीक तो नहीं, तो बचे हुए 10 से 15 दिन में आप इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करो। फिर बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। पिछली बार 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। तो यहाँ से मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको आना चाहिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपको बनना चाहिए। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कटिंग करता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन पीसीआर के द्वारा, सेपरेशन इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स और क्लोनिंग वेक्टर आपको बनना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, बीटी कॉटन वगैरह ये सारी चीज़ें, मोलिकुलर डायग्नोसिस, जीन थेरेपी और जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन आपको आना चाहिए। फिर आता है सेल और सेल साइकिल एंड डिवीजन, जैसे 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फेज ऑफ सेल साइकिल और म्योसिस में भी प्रोफेस फर्स्ट टी में सिर्फ एक पेज इतना सा है म्योसिस फर्स्ट का, जिसमें से प्रोफेज में पेकेटिन वाला जो चीज़ें हैं वो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमेशा मिला ही है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। भाई बायोमोलिक्यूल्स से 5 क्वेश्चन पिछले साल ही देखे गए थे 2024 के अंदर। इसमें आपको क्या करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अच्छे से देखना है और बहुत ही आसान है, छोटा सा दिया है बस। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये वाला टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसको आपको करके जाना है। ठीक है, फिर आती है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, इथाइलिन, डेवलपमेंट वाला और फोटो पेरियोडिज्म आपको छोड़ के नहीं जाना है, एकदम बढ़िया तरीके से इनको करके जाना है। ठीक है, फिर आता है मॉर्फोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम आईएमपी फैमिली, सब आपको फैमिलीज अच्छे से पढ़ के जानी भाई। द फ्लोर वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी में अच्छे से देख के जाना है। फिर बात करते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में कोर डेटा से हर साल क्वेश्चन एक देखने को आपको मिलता ही मिलता है, मतलब 100% यहाँ से क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कॉमन डिसीज आपको पता होनी चाहिए, और इम्यूनिटी बहुत आसान है आप करके जाना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन आप अच्छे से करके जाना। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन आपको करके जाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है, जिसमें पोलिनेशन, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक, सीड, डबल फर्टिलाइजेशन, ये आपको देख के जाना है। ठीक है, आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से एल्गी फिक्स है भाई, एल्गी से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आता है। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और लीवरवर्ट से क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में से आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया, EAR है ना, ERV, IRV, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर आते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर में, आपको स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन मिलेगा, जॉइंट से एक क्वेश्चन मिलता है, डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन पता, मतलब 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है जेजी नेफ्रॉन, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, आपको देख के जाना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो अब द ब्लड जो है, जिसमें ब्लड ग्रुप आ जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है ब्लड में, ब्लड कोगुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ब्लड वाला वो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। ECG भाई छोटा सा एकदम यार, मतलब बहुत ही बच्चा सा टॉपिक है। ECG आप करके जाना है, क्वेश्चन आता है। कार्डियक साइकिल अच्छा है, आपको करके जाना है। ठीक है, इसका मैंने तो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया, एकदम 38 मिनट में पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की एक लाइन, एक PYQ को सेट कर दिया बच्चों के माइंड में, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या आना चाहिए पता है, कंडक्शन मैकेनिज्म और ब्रेन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। फंक्शन एंड डिसऑर्डर हार्मोन्स के आपको याद होने चाहिए, मतलब इसमें जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन और डिसऑर्डर आपको एनसीईआरटी में दिए आपको अच्छे से करना है। लिविंग वर्ड में नोमेनक्लेचर एंड रूल्स आपको पता होने चाहिए। टेक्सोनोमी एट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आपको देख लेना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से फंजाई इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, और बैक्टीरिया के टाइप, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में अगर बात करें, ग्रोथ, प्लांट रूट, स्टेम और लीफ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनिमल टिश्यू में फ्रॉग और कॉकरोच आप देख के ही जाना, बाकी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन अच्छा है, C3 और C4 साइकिल अच्छा है, मतलब आते ही क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार देखने को मिला। रेस्पिरेशन इन प्लांट में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक, आप इनको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है 3 टॉपिक्स को। ठीक है,
फिर बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा है, मैं एक पेज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दूँ आपको अभी, मतलब 3-4 मिनट में पूरा, 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसमें, ऐसा टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत आसान है, पूरा चैप्टर, यहाँ से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से बर्थ कंट्रोल पर आप ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो एविडेंस और ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन और ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है। इवोल्यूशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में यूजेस ऑफ माइक्रोब्स आपको पता होने से, सिर्फ एक टेबल है, सिंगल टेबल, अब उसको भी याद कर लोगे तो हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये करके जाना है, ठीक है। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ से तो 7 क्वेश्चन पूछ रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जिसमें कमेंसरिज्म वाला, ये सारी चीज़ जो टेबल बनी हुई है आपकी बढ़िया एनसीईआरटी में, आप अच्छे से कर लो, उसको आसान है, ठीक है। कंपटीशन वगैरह, ये एनालिज्म, ये सारी अच्छे से देख लेना। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आपको अच्छे से आना चाहिए और एनर्जी फ्लो आपको आना चाहिए, बस आसान है पिरामिड भी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इवल क्वाड्रेट आता है, और इन सिटू और एक्स सिटू का एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए। हर साल इन सिटू और एक्स सिटू से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था कि आपको चैप्टर्स में पढ़ना क्या है और किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ यही पढ़ो और तुम एक्सपेक्ट करो कि नहीं मेरे तो 350 आ जाएंगे, नहीं भाई, इनको झूठी उम्मीद नहीं देते अपन। पर मैं ये कहूँगा कि पूरा पेपर, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर आपका यही से आने वाला है। क्या बोला, यही से आएगा, ठीक है। भले 4 मई को अपन मिलेंगे, 4 मई के बाद आप कहेंगे कि हाँ भैया, ठीक है, आपने जो टॉपिक बताए थे वहीं से क्वेश्चन फंसे थे। क्योंकि ये भाई मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद पीवाईक्यू सॉल्व किए। हालांकि मुझे नीट निकाले भी 2 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्व करता रहता हूँ, अभी भी एनसीईआरटी पढ़ते रहता हूँ। अभी दिन भर में एमबीबीएस से ज़्यादा तो तुम्हारे नीट का पढ़ रहा हूँ, ये बात भी सच है कि मैं अभी एमबीबीएस से ज़्यादा तो तुम्हारे नीट का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मैंने पीवाईक्यू भी सॉल्व करे, इधर उधर से चीज़ें भी रिसर्च करी, तो फाइनली यही निकल के आए टॉपिक कि सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से आ रहे हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को करना कैसे है और आपको क्या अप्रोच रखना है नीट तक, ये जो 10-15 दिन आपको बचे हैं, ऐसा क्या करें आप कि एकदम शून्य से या 200-250 से एकदम बढ़िया तरीके से, कि 200-250 पर है तुम और बढ़िया तरीके से आप स्कोर कर लो 340, 350, 360। तो देखो आपको करना क्या है। मैंने बोला कि आपको चैप्टर्स उठाना है, ठीक है। मान लो कोई सा एक चैप्टर उठाए, उसके टॉपिक पढ़ ले अपने एनसीईआरटी से, ठीक है। देखो 1 शॉट अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 200-250 आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको 1 शॉट देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें, बस आप लेक कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चैप्टर्स उठा लिए, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के बाद में एक बार फिर से आप पीवाईक्यू सोल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद में जैसे ही आपके टॉपिक्स हो जाए, चैप्टर हो जाए, ठीक है, आपके जैसे ही चैप्टर हो जाए, उसके बाद में आप कोशिश करो कि टेस्ट लगा लो आप, ठीक है। जैसे कि आपने 7 चैप्टर कर लिए, या मान लो आपने 10 चैप्टर्स कर लिए, या मान लो आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए 1 वीक, आपने 1 वीक का शेड्यूल बना लिया, मान लो 1 वीक का अपना शेड्यूल बना लिया, उसमें 32 चैप्टर है, आपने 32 चैप्टर 1 वीक या 2 वीक में आपने कंप्लीट कर लिया। उसको कैसे करना है, चैप्टर में टॉपिक कर लेना है, पीवाईक्यू करना है, उसके बाद में आपको टेस्ट दे देना है, ठीक है। अब टेस्ट देने से आपको क्या पता चलेगा, पता है कि आपने जो चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक कर रहे हैं, क्या अभी भी उसमें से आपको कहीं ना कहीं आप लेक हो रहे हैं क्या। अब आपको क्या करना है, टेस्ट के बाद में, ठीक है, टेस्ट को एनालिसिस करना है, और आपको करना क्या पता है, जो टॉपिक्स जो आपसे नहीं बने थे उन टॉपिक को आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई लेक ओपरेंट का मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेक ओपरेंट। म्यूसिस से क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर म्यूसिस लिख गया, ठीक है। इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं बने थे, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक नहीं बने थे आपको ऐसे लिख देना है और उसको आपको चिपका देना है अपने वॉल के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे आप टेस्ट दो, उसके बाद में बस बैठ जाना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, फिर जैसे आपकी पूरी वापस रिवाइजन हो जाए, फिर वापस टेस्ट लगा लो, फिर वापस टेस्ट लगाने के बाद में एनालिसिस करो, फिर देखो कि किस टॉपिक से आपके नंबर कटे हैं, ठीक है। वापस उन टॉपिक को लिखो, फिर वापस उनको एनसीईआरटी से रीड करो, फिर टेस्ट लगा लो। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आप कब 250 से, आप कब 200 से 340, 350, 360 में से 360 स्कोर कर रहे हैं, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, और तुम अपने एमबीबीएस की एक सीट को लेकर आगे बढ़ने लग जाओगे और एक अपनी सीट अपने बुक करने लग जाओगे, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को आपको फॉलो करना है और बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, और बचे हुए 10 से 15 दिन में अपने लिए एमबीबीएस की एक सीट को बुक कर लेना है,
ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके अलावा भी कुछ अगर आपको दिक्कत आती है भाई तो आप मुझे कमेंट करो। आप किसी भी वीडियो में जाके देखो, मैंने हर एक कमेंट का आंसर दिया है, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है। आप भी जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, फियर है, कॉन्फिडेंस लो चल रहा है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में प्लान बने, फिजिक्स का भी ऐसे प्लान बना दे, तो आप फटाक से लाइक कर दो और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में। ओके, बाय।